हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है नागोर्नो काराबाख। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक के इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपनी मिलिट्री को एक तरीके से इस रीजन में भेजा है। जनरली अगर हम देखें नागोर्नो काराबाख तो ये एक तरीके से डिस्प्यूटेड रीजन है आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में, और डिस्प्यूटेड रीजन होने की वजह से नागोर्नो काराबाख एक डिस्प्यूटेड क्षेत्र बना हुआ है। अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपनी मिलिट्री आर्मीनिया के हित के लिए भेज दी है और एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी किया है। तो इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि डिफरेंट वर्ड कंट्री का क्या कंटेस्ट है इसमें और डिफरेंट वर्ड्स कंट्री एक तरीके से क्या कह रही हैं। तो दूसरी बात अगर हम देखें तो इसमें हम ये देखेंगे कि सबसे पहले देखें कि इंडिया का क्या रोल है इसमें। तो हम जानते हैं कि इंडिया का जो है एक तरीके से इसमें विशेष रोल है। इंडिया एक तरीके से आर्मीनिया को रडार सिस्टम और पिनाका मिसाइल सिस्टम में एक तरीके से दे रहा है। अभी 2 दिन पहले की बात है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक तरीके से डिसाइड किया है कि हम होवित्ज़र को तोपों को भी आर्मीनिया को सप्लाई करेंगे। दूसरी बात यह है कि आखिर आर्मीनिया का मैटर इतना उलझा क्यों है। तो अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो हम जानते हैं कि आर्मीनिया कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है और ये इसमें रसिया भी शामिल है। लेकिन रसिया को जिस तरीके से आर्मीनिया की हेल्प करनी चाहिए उस तरीके से रसिया आर्मीनिया की हेल्प नहीं कर पा रहा है। अभी जनवरी 2020 में जब आर्मीनिया और अजरबैजान का एक तरीके से वार हुआ था तो उसमें रसिया ने एक तरीके से मीडिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें रसिया एक सफल नहीं रहा और उसमें एक तरीके से देखा जाए तो नागोर्नो काराबाख का एक बहुत बड़ा क्षेत्र अजरबैजान ने ज़बरदस्ती ले लिया। दूसरी बात यह कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने के बावजूद भी रसिया अगर आर्मीनिया की हेल्प नहीं कर पा रहा तो इसके पीछे क्या रीज़न है। तो हम देखते हैं कि इस समय रसिया जो है यूक्रेन वार में उलझा हुआ है। उसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, ऑलरेडी उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो एक तरीके से डिप्लीट हो रहे हैं यूक्रेन वार में। दूसरी तरफ ये कि रसिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्री ने सैंक्शन लगा रखा है उसके करेंसी पे, तो उसकी करेंसी की वैल्यू जो है वो एक तरीके से डिप्लीट होती चली जा रही है। तो इन सब संदर्भों से रसिया एक तरीके से वीक इकोनॉमी बन गया है। वीक इकोनॉमी होने की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि रसिया एक तरीके से टू फ्रंट वार लड़ने में एक रसिया सक्षम नहीं है। रसिया का सोचना है कि इसको किसी भी तरीके से बातचीत के माध्यम से इसको सुलझा लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि रसिया अभी बहुत ज़्यादा ब्लैक सी में फंसा हुआ है। तो एक तरीके से देखें तो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने के बावजूद जो है आर्मीनिया की हेल्प रसिया नहीं कर पा रहा है और एक तरीके से अगर देखें तो अजरबैजान की हेल्प कर रहा है। इस 2020 वाले वार में एक तो अजरबैजान ने बहुत सारा भूभाग नागोर्नो काराबाख का एक तरीके से कब्जा कर लिया है। उसके बाद से रसिया ने अपनी मिलिट्री वहाँ नागोर्नो काराबाख एरिया में भेज दी और उसने कहा कि जितना भूभाग लिया हुआ है वो अजरबैजान को बिलोंग करेगा और बाकी जो है आर्मीनिया के पास रहेगा, और वहाँ पे अपनी एक मिलिट्री यूनिट एक तरीके से इस्टेब्लिश कर ली। तो ये तो एक तरीके से रहा रसिया का फेवर इन कंपेरिजन टू आर्मीनिया, ये ज़्यादा है अजरबैजान के साथ। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि इजराइल भी एक तरीके से अजरबैजान को फेवर कर रहा है। अगर हम इजराइल को देखें तो इजराइल एक ड्रोन भेजा है, एक रडार सिस्टम भेजा है, आर्टिलरी गन्स भेजे हुए हैं। तो एक तरीके से इजरायली मेड वेपन अजरबैजान पहुंच रहे हैं जो इस युद्ध को बहुत आगे तक खींच रहे हैं। दूसरी बात हम देखें तुर्की का इसमें क्या रोल है। तो हम जानते हैं कि तुर्की स्टार्टिंग से ही अजरबैजान को प्रमोट करता रहा है। तुर्की का कहना है कि पूरा नागोर्नो काराबाख जो रीजन है वो तरीके से अजरबैजान का है और इसके लिए हम अजरबैजान की किसी भी तरीके से हेल्प करेंगे। हम अजरबैजान को ड्रोन सप्लाई करेंगे, हम अजरबैजान को हथियार सप्लाई करेंगे, हम लोगों से जो कुछ भी हो पाएगा वो हम लोग करेंगे। दूसरी तरफ हम देखें पाकिस्तान का क्या रोल है इसमें। तो पाकिस्तान भी ये कहता रहा है कि चूँकि तुर्की और इजराइल एक तरीके से अजरबैजान को सपोर्ट करते हैं और अजरबैजान का पक्ष भी ज़्यादा मजबूत है नागोर्नो काराबाख पे, इसलिए हम भी अजरबैजान को सपोर्ट करते हैं। अब देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जो एक तरीके से आर्मीनिया को सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहला देश है इंडिया। इंडिया एक तरीके से आर्मीनिया को सपोर्ट करता है। इंडिया ने बहुत सारा लॉजिस्टिक एक तरीके से आर्मीनिया भेजा है। पिनाका मिसाइल सिस्टम भी एक तरीके से इंडिया ने आर्मीनिया भेजा है और देखें तो रडार सिस्टम भी एक तरीके से इंडिया ने भेजा है। होवित्ज़र तोपों को भी एक तरीके से इंडिया ने भेजा है विथ आर्टिलरी गन।
तो ये सब करने के बाद एक तरीके से अज़रबैजान में इंडिया के खिलाफ एक तरीके से माहौल बन रहा है। अज़रबैजान और तुर्की 2 ऐसे देश हैं जो हमेशा कश्मीर इशू पे एक अपना स्टेटमेंट देते रहते हैं। उनका स्टेटमेंट हमेशा रहता है कि कश्मीर एक इंटीग्रल पार्ट इंडिया का नहीं है और कश्मीर पाकिस्तान को बिलॉन्ग करता है और इसमें किसी भी तरीके का कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। कश्मीर हमेशा से ही पाकिस्तान का रहा। ये स्टेटमेंट हमेशा तुर्की और अज़रबैजान डिफरेंट वर्ल्ड फोरम जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और G20 की मीटिंग अगर हो तो उसमें ये सब मैटर उठाते रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका का क्या रोल है इसमें। अब जनरली अगर देखा जाए तो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने के बावजूद जो है अर्मीनिया एक तरीके से रूस से अपना एक हेल्प नहीं पाया, तो एक तरीके से वो अमेरिका की तरफ मुड़ गया। उसका कहना है कि हमें अमेरिका किसी भी तरीके से मदद करे, किसी भी तरीके से अपनी मिलिट्री यहाँ भेजे और अगर वो अपनी मिलिट्री कुछ दिन के लिए यहाँ भेज देती है तो हमको टाइम मिल जाएगा वार प्रिपरेशन के लिए। अभी रिसेंटली अमेरिका ने अपनी मिलिट्री एक तरीके से मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए अर्मीनिया में भेजी है। इस बात से रसिया बहुत खुश नहीं है। रसिया का कहना है कि एक तरीके से जब कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर अर्मीनिया है तो इसको ज़रूरत क्या थी कि यूनाइटेड स्टेट की मिलिट्री को एक तरीके से मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए इन्वाइट करे अर्मीनिया में। दूसरी तरफ अर्मीनिया का ये कहना है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने के बावजूद भी जो है सबसे बड़ी बात यह है कि रसिया हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। रसिया एक तरीके से मीडिएट कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर रसिया का स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो एक तरीके से अज़रबैजान के लिए बना हुआ है। दूसरी बात अगर हम देखें फ्रांस का क्या रोल है, तो हम जानते हैं कि फ्रांस भी एक हथियार जो है अर्मीनिया को भेज रहा है और बहुत सारे एक तरीके से बंदूकें भी वहाँ से फ्रांस से अर्मीनिया पहुँच रही हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि ईरान का इसमें क्या रोल है। तो हम जानते हैं कि एक तरीके अज़रबैजान को तुर्की सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है और इजराइल सपोर्ट कर रहा है। चूँकि अज़रबैजान को इजराइल सपोर्ट कर रहा है इसलिए जो है ईरान अर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है। ईरान ने यहाँ तक कहा है कि अगर ऐसी कोई वार फ्यूचर में होती है तो हम अपनी मिलिट्री एक तरीके से डिप्लॉय करने के लिए तैयार है अर्मीनिया में। हम किसी भी कीमत पे अर्मीनिया का साथ देंगे, सिचुएशन चाहे जो कुछ भी हो। तो इसमें हम देखते हैं कि एक तरीके से राइवल कंट्री जैसे ईरान और यूनाइटेड स्टेट एक तरीके के राइवल देश हैं, उसके बावजूद भी ये दोनों देश एक तरीके से अर्मीनिया को हेल्प कर रहे हैं। ये बहुत पेचीदा है क्योंकि ये मैटर ईरान, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इंडिया, ये सारे देश यहाँ पे उलझे हुए हैं और ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनती जा रही हैं। तो फाइनली अगर हम देखें तो इसमें वे फॉरवर्ड क्या होगा, तो इसमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से इंस्पेक्टर नियुक्त करने चाहिए कि इसका पीसफुल रिजोल्यूशन एक तरीके से पास हो कि नागोर्नो काराबाख का कितना एरिया अर्मीनिया के पास रहेगा, नागोर्नो काराबाख का कितना एरिया अज़रबैजान के पास रहेगा। ये जब रिजोल्यूशन पास हो जाए तो उसको एक तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कराना चाहिए ताकि फ्यूचर में इस तरीके के विवाद से बचा जा सके और वार लाइक सिचुएशन ना घटने पाए। थैंक्स गाइस आज के लिए।